फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुई कहानी कोसी का घटवार, जिसे लिखा है शेखर जोशी ने। ये कहानी कोसी का घटवार नाम के ही कहानी संग्रह में संकलित है, जो कि कहानी संग्रह 1958 में प्रकाशित हुई है। और इस कहानी में हम देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट कथन है, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब आपको हम बताते हुए चलेंगे और कहानी को लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी की पहली लाइन है कि अभी खप्पर में 1/4 से भी अधिक गेहूं शेष था। तो पहली लाइन ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है कि खप्पर में कितना गेहूं शेष था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1/3, 1/4, आधा गेहूं क्या था, तो इसमें 1/4। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पलटा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर बना दिया। बाहर आते आते उसने फिर एक बार और खप्पर में झांक कर देखा, जैसे यह जानने के लिए कि इतनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है, परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। खस खस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पाट चल रहा था। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। खूब नीचे तक झुककर वह बाहर निकला। सर के बालों और बाहों पर आटे की एक हल्की सफ़ेद परत बैठ गई थी। जैसा कि आप सभी रिलेट कर पा रहे होंगे, अगर आप कभी गेहूं पिसवाने गए होंगे चक्की पर, तो आप देखते हैं कि किस प्रकार से जो आटे को पीसते हैं उनके ऊपर आटा किस प्रकार से लगा रहता है, एकदम वो लगता है हल्की सी सफ़ेद परत बैठ गई है। आगे है, खंबे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जा साला, सुबह से अब तक 10 पसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का कहाँ चला गया है। कैसी अनहोनी बात अनहोनी तो है ही। जेठ बीत रहा। किस मौसम की बात हो रही? जेठ की। जेठ बीत रहा। आकाश में कहीं कहीं बादलों का नाम निशान ही नहीं। कहीं भी बादलों का नाम निशान नहीं। अन्य वर्षों अब तक लोगों की धान रुपाई पूरी हो जाती थी, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार, बीज की क्यारियां सूखी जा रही हैं। छोटे छोटे नाले गूलों के किनारे के घट महीनों से बंद हैं। कोसी के किनारे है गुसाई का यह घट। यह घट कहाँ है? जो चक्की है वो कहाँ है? कोसी के किनारे है गुसाई का यह घट। पर इसकी भी चाल ऐसी कि लद्दू घोड़े की चाल को मात देती है। देखिए, किसकी चाल को ये मात देती है? लद्दू घोड़े की चाल को। चक्की के निचले खंड में छिच्चिर छिच्चिर की आवाज़ के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। कितनी धीमी आवाज़! अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में भी दही की मथानी इससे ज़्यादा शोर करती है। जो कि इस बार के एग्जाम में पूछा गया था, छिच्चिर छिच्चिर की आवाज़ कहाँ से आती है, इस प्रकार का, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। मीन्स इससे रिलेटेड था क्वेश्चन। इसी मथानी का वह शोर होता था कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती थी, और अब तो भले नदी पार कोई बोले तो बात यहाँ सुनाई दे जाए। आगे है, छप छप छप। पुरानी फौजी पैंट को घुटने तक मोड़कर गुसाई पानी की गूल के अंदर चलने लगा। कहीं कोई सुराख निकास हो तो बंद कर दें, एक बूंद पानी भी बाहर ना जाए। बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों। प्रायः आधा फरलांग चलकर वह बांध पर पहुंचा। नदी की पूरी चौड़ाई को घेर कर पानी का बहाव घट की गूल की ओर मोड़ दिया गया था। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने बांध में 1-2 स्थान पर निकास बंद किया और फिर गूल के किनारे किनारे चलकर घट पर आ गया। अंदर जाकर उसने फिर पाटों के वृत्त में फैले हुए आटों को बुहार कर ढेरी में मिला दिया। खप्पर में अभी थोड़ा बहुत गेहूं शेष था। वह उठकर बाहर आया। घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पैंट के मोड़ को गुसाई ने खोला।
गूल में चलते हुए थोड़ा भीग गया था, पर इस गर्मी में उसे भीगी पैंट की शीतलता अच्छी लगी। पैंट की सलोटों को ठीक करते करते गुसाई ने हुक्के की नली से मुंह हटाया। उसके होठों में बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों को याद गुसाई सोचने लगा, इसी पैंट की बदौलत यह अकेलापन उसे मिला है। नहीं, याद करने का मन नहीं करता। पुरानी, बहुत पुरानी बातें वह भूल गया है, पर हवलदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती। ऐसी ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। लॉन्ड्री की धुली, नोकदार क्रीज वाली पैंट। वैसी ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गुसाई फौज में गया था, पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। देखिए क्या कह रहे हैं कि हवलदार धर्म सिंह को देखकर ही उसे फौजी पैंट पहनने का शौक आया था, और इसी महत्वाकांक्षा को लेकर कि फौजी पैंट पहनने को मिलेगा, गुसाई फौज में भर्ती हुआ। पैंट के साथ और भी कितनी स्मृतियां संबद्ध हैं। उस बार की छुट्टियों की बात। अब क्या बात थी आगे हम देखेंगे। कौन महीना? हाँ, बैसाख था। इसके पहले जेठ महीने की बात हो रही थी कि जो घटनाएं चल रही वो जेठ महीने की, और जब वो कहानी को याद कर रहा पैंट से जुड़ी स्मृति को, तो कौन सा समय चल रहा था? बैसाख। सर पर क्रास खुखरी की क्रिस्ट वाली काली किस्तीनुमा टोपी को तिरछा रखकर फौजी वर्दी वह पहली बार एनुअल लीव पर घर आया तो चीड़ वन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई थी। बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आए थे। चाचा का गोठ एकदम भर गया था, ठसाठस। बिस्तर की नई, एकदम साफ, जगमग लाल नीली धारियों वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ी थी लोगों को बिठाने के लिए। खूब याद है, आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे। सिर्फ चना गुड़ या हल्द्वानी के तंबाकू का लोभ ही नहीं था। किस चीज़ का लोभ बता रहे हैं? सिर्फ चना गुड़ या हल्द्वानी के तंबाकू का लोभ ही नहीं था। कल के शर्मीले गुसाई को इस नए रूप में देखने की कौतूहल भी था, पर गुसाई की आंखें उस भीड़ में जिसे खोज रही थी वह वहां नहीं थी। किसकी बात हो रही है अब आगे पता चलेगा आपको। क्या है? नाला पार के अपने गांव से भैंस के कटैया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी, पर गुसाई उस दिन उससे मिल ना सका। गांव के छोकरे ही गुसाई की जान को बवाल हो गए थे। बुढ़े नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे। आजकल गुसाई को देखकर सुबनिया का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लग गया है। किसने कहा? इसके गांव के प्रधान कौन थे? नरसिंह, गुसाई के गांव के। और सोबनिया का लड़का उसे देखकर तिरछी टोपी पहनने लगा था। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते थे, सिगरेट, बीड़ी या गपशप के लोभ में। तो इस प्रकार से गुसाई की कहानी रही, जिसमें से आपको इम्पोर्टेंट है बुढ़े नरसिंह प्रधान नाम आया है, सुबनिया का लड़का का नाम आया है जो कि उस गुसाई को देखकर तिरछी करके टोपी अपनी पहनने लगा था। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे। लक्ष्मा को पात पतेल के लिए जंगल जाते देखकर वह छोकरों से काकड़ के शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल को चल दिया था। काकड़ मुझे लग रहा कोई जीव है। गांव की सीमा से बहुत दूर काफल के पेड़ के नीचे गुसाई के घुटने पर सर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। पके गदराए गहरे लाल लाल काफल कोई फल होता होगा। खेल खेल में काफलों की छीना झपटी करते गुसाई ने लक्ष्मा की मुट्ठी भींच दी थी। टप टप काफलों का गाढ़ा लाल रस उसकी पैंट पर गिर गया था। लक्ष्मा ने कहा था, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बाह की कुर्ती इसमें से निकल आएगी। वह खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं ही हंस दी थी। पुरानी बात, क्या कहा था गुसाई ने, याद नहीं पड़ता। तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी सुआ, या कुछ ऐसा ही। पर लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई होगी? पहाड़ी पार के रमुआ ने, जो तुरी निसाड़ लेकर उसे ब्याहने आया था। आगे है कि जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नाक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें हम? लक्ष्मा के बाप ने कहा था। जब गुसाई ने शादी के लिए लक्ष्मा के पिता से कहा था तो उसने यही बात कहा था। उसका मन जानने के लिए गुसाई ने टेढ़े तिरछे बात चलवाई थी।
उसी साल मंगसिर के एक ठंडी उदास शाम को गुसाई की यूनिट के सिपाही किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े खड़े उससे कहा था कि हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की, तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। इस साल उसकी शादी थी। खूब अच्छी औरत मिली है यार, शकल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है। तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नज़दीक की ही है, लक्ष्मा कुछ ऐसा ही नाम है। किससे किससे गुसाई ने सुना कि लक्ष्मा की शादी हो गई है? किशन सिंह से। और क्वार्टर मास्टर स्टोर के पास खड़े होकर उसने बताया था, खड़े खड़े ही उसने बता दिया था कि किससे शादी हुई है? राम सिंह से। गुसाई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वह किशन सिंह के पास से चला आया था। रम डे था उस दिन। एकाध पैग लेने वाला गुसाई उस दिन पेशी कराई थी मलेरिया प्रिकाशन न करने के अपराध में। सोचते सोचते गुसाई बुदबुदाया, साला एडजुटेंट। गुसाई सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर से विदा होने से एक दिन पहले वह मौका निकालकर लक्ष्मा से मिला था। गंगानाथ जीव की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। किसकी कसम खाई थी लक्ष्मा ने? गंगानाथ जीव की कसम। वर्षों से वह सोचता आया है कि कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि गंगनाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। ये भी कहा आपको याद रखना है कि क्या लगाकर? गंगनाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। जिस पर भी गंगनाथ का कोप हुआ वह कभी फल फूल नहीं पाया। पर लक्ष्मा से कब भेंट होंगी यह वह नहीं जानता। लड़कपन से संगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदानों में चले गए हैं। गांव की ओर जाने का उसका मन नहीं होता। लक्ष्मा के बारे में किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगता। आगे जितने दिन नौकरी रही वह पलट कर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलंटियर ट्रांसफ़र लेने वालों की लिस्ट में नायक गुसाई सिंह का नाम ऊपर आता रहा, लगातार 15 साल। ये भी याद रखना है कि 15 साल की सेवा में वो सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र ही लेता रहा गुसाई। आगे है, पिछले बैसाख में वह गाँव लौटा। अब फिर से कहानी बैसाख की। पिछले बैसाख में वह गाँव लौटा 15 साल बाद। रिजर्व में आया है। ये भी आपको याद रखना है कि कब आया है, वो रिजर्व में आया है। काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा है। लक्ष्मा का हठ उसे अकेला बना गया। आजकल इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गुसाई अपनी जिंदगी की किताब पढ़कर सुनाता, शब्द शब्द, अक्षर अक्षर। जैसे हम इस कहानी को शब्द शब्द अक्षर अक्षर पढ़ रहे हैं, वैसे ही गुसाई भी चाहता था कि उसकी ज़िंदगी में कोई होता तो वो अपनी जिंदगी की किताब उसे पढ़कर सुनाता। कितना देखा, कितना सुना और कितना अनुभव किया है उसने। पर नदी किनारे या तपती रेत, पंचक्की की खटर पटर और मेहिल की छाया में ठंडी चिलम को निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गुसाई। और चारों ओर अन्य कोई नहीं, एकदम निर्जन, निस्तब्ध, सुनसान। एकाएक गुसाई का ध्यान टूटा। सामने पहाड़ी के बीच की पगडंडी से सर पर बोझा लिए एक नारी आकृति उसकी ओर चली आ रही थी। गुसाई ने सोचा वहीं से आवाज़ देकर उसे लौटा दे। कोसी ने चिकने काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे वहां तक आकर केवल निराश लौट जाने को क्यों वह बाध्य करे। दूर से चिल्ला चिल्ला कर पिसान स्वीकार करवाने की लोगों की आदत से वह तंग आ चुका था। इस कारण आवाज़ देने का मन नहीं हुआ। वह आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग में आ पहुंची थी। चक्की की बदलती आवाज़ को पहचानकर गुसाई घट के अंदर चला गया। खप्पर का नाश समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम अन्न वाले थैले को उलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिड़ियों को उल्टा कर दिया। किट किट का स्वर बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटे को थैली में भरने लगा। घट के अंदर मथानी की छिछिर छिछिर की आवाज़ भी अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की ऊपर वाले पाट की घिचटती हुई घरघराहट का हल्का धीमा सा संगीत चल रहा था। तभी गुसाई ने सुना अपनी पीठ के पीछे घट के द्वार पर इस संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठ स्वर, कब आप बारी आएगी जी, रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं। सर पर पिसान रखे एक स्त्री उससे यह पूछ रही थी। गुसाई को उसका स्वर परिचित सा लगा।
चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा। कपड़े में पिसान ढीला बंधा होने के कारण बोझ का एक सिरा उसके मुख के आगे आ गया था। गुसाई उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा। अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैले को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़िया किटकिट बोल रही थी और उसी गत के साथ गुसाई को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। घट के छोटे कमरे में चारों ओर पिसे हुए अन्न का चूर्ण फैल रहा था, जो अब तक गुसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। उसने दोबारा वही शब्द दोहराए। अब भी तेज धूप में बोझा सर पर रखे हुए गुसाई का उत्तर पाने को आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती। दूसरी बार के प्रश्न को गुसाई ना टाल पाया, उत्तर देना ही पड़ा। यहाँ पहले ही टीला लगा है, देर तो होगी ही, उसने दबे दबे स्वर में कह दिया। स्त्री ने किसी प्रकार की अनुनय विनय नहीं की। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा लेने को लौट पड़ी। गुसाई झुककर घट से बाहर निकला। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया था। हताश सा वह कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपने हाथों तथा सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर एक दो कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उससे वापस जाती हुई स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। आवाज़ देकर उसे बुला लेने को उसने मुंह खोला, परंतु आवाज़ ना दे सका। एक झिझक, एक असमर्थता थी जो उसका मुंह बंद कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गुसाई के अंतर में तीव्र उथल पुथल मच गई थी। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं को नहीं रोक पाया। लड़खड़ाती आवाज में उसने पुकारा, लक्ष्मण। घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज नहीं दे पाया था। स्त्री ने यह आवाज नहीं सुनी। इस बार गुसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सभी इसी नाम से पुकारते थे। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका शायद यह थी कि चक्की वाला एक बार पिशान स्वीकार न करने पर भी दोबारा उसे बुला रहा, या उसे केवल भ्रम हुआ। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हैं जी? गुसाई ने संयत स्वर में कहा, हाँ ले आ, हो जाएगा। लक्ष्मण क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट गई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गुसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ मिहिल की छांव में चला गया। लक्ष्मण पिसान का थैला घट के अंदर रखाई। बाहर निकलकर उसने आंचल के कोर से मुंह पोंछा। तेज धूप में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर उधर देखा। मिहिल के पेड़ की छाया में घट की ओर पीठ किए गुसाई बैठा हुआ था। निकट स्थान में दाड़िम के एक पेड़ की छाह को छोड़कर अन्य कोई बैठने लायक स्थान नहीं था। वह उसी ओर चलने लगी। गुसाई की उदारता के कारण ऋणी सी होकर ही जैसे उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहे घटवार जी, बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर के घट में भी जाने कितनी देर में लंबर मिलता। लंबर का मतलब नंबर मिलता। आजाद संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचनों को गुसाई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मण उसकी ओर देखे। इससे पूर्व भी उसने कहा, जीते रहे तेरे बाल बच्चे लक्ष्मण, मायके कब आई? गुसाई ने अंतर में घुमड़ती आंधी को रोककर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में कहा जैसे वह भी अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मण के लिए एक साधारण व्यक्ति हो। दाड़िम की छाया में पात पतेल झाड़कर बैठते लक्ष्मण ने संकित दृष्टि से गुसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल प्लावित होकर बहने लगती तो भी लक्ष्मण को इतना आश्चर्य ना होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गुसाई को इस रूप में देखने पर हुआ। विस्मय से आंखें फाड़कर वह उसे देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास ना हो रहा हो कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गुसाई ही है। तुम जाने लक्ष्मण क्या कहना चाहती थी, शेष शब्द उसके कंठ में रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया था। वक्त काटने के लिए यह घट लगवा लिया। गुसाई ने ही पूछ लिया, बाल बच्चे ठीक हैं? आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत से ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को
किसके फूल को? दाड़िम के फूल को हाथ में लेकर लक्ष्मा उसकी पंखुड़ियों को एक एक कर निरुद्देश्य तोड़ने लगी और गुसाई पतली सीख लेकर आग को कुरेदता रहा। तो आपको ये भी याद रखना है कि जमीन पर गिरे दाड़िम के फूल को हाथ में लिया था लक्ष्मा ने। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गुसाई ने पूछा, तू अभी और कितने दिन मायके ठहरने वाली है? अब लक्ष्मा के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया। टप 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 वह सिर नीचा किए आंसू गिराने लगी। सिसकियों के साथ उसके उठते गिरते कंधे को गुसाई देखता रहा। उसे यह ना सूझ रहा था कि वह किन शब्दों में अपनी सहानुभूति प्रकट करे। इतनी देर बाद सहसा गुसाई का ध्यान लक्ष्मा के शरीर की ओर गया। उसके गले में चरेयू, क्योंकि सुहाग चिन्ह यानी जिसको अपने यहाँ मंगलसूत्र कहा जाता है, चिन्ह नहीं था। हतप्रभ सा गुसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी। आज अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने पर वह उन सब बातों को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। इन क्षणों में वह केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। गुसाई की सहानुभूति दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जिठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ रहा, नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं डूब मरती, जंजाल कटता। परेशान होकर जो भी परेशानियां थी लक्ष्मा की, उसको उसने बताया कि किस तरीके से जेठ जिठानी उससे पिंड छुड़ाना चाहते थे, किस तरीके से उसके घर वाले और किस तरीके से उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। ये सब बातें उसने सुनाई। यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो? गुसाई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता जी। बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी हैं, सोचते हैं कहीं मैं हक ना जमा लूं। मैंने साफ साफ कह दिया मुझे किसी का कुछ लेना देना नहीं। जंगलात का लीसा ढो ढो कर अपनी गुजार कर लूँगी, किसी की आंख का कांटा बनकर नहीं रहूँगी, ऐसा कहा लक्ष्मा ने। गुसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता भर रहा। दाड़िम के वृक्ष से पीठ टिकाकर लक्ष्मा घुटने मोड़कर बैठी रही। आपको पता है कि लक्ष्मा कहाँ बैठी थी? दाड़िम के वृक्ष के नीचे। आपको ये भी याद रखना है, आजकल जो क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा है उसमें किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा, तो इसे अच्छे से देखिए। गुसाई सोचने लगा, 15-16 साल किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। समय का यह अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया था, पर उसे लगा वह छाप के नीचे वह आज भी 15 वर्ष पहले की लक्ष्मा को देख रहा है। कितनी तेज धूप है इस साल, लक्ष्मा का स्वर उसके कानों में पड़ा, प्रसंग बदलने के लिए ही, जैसे लक्ष्मा ने यह बात जानबूझकर कही हो। इन सब बातों को कहने के बाद उसने कहा कितनी तेज धूप है, अब वह प्रसंग को चेंज कर रही। और अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया जहाँ लक्ष्मा बैठी थी। दाड़िम की फैली फैली अधढकी डालों से छनकर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण ना जाने कब से लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई एक लट को सुनहरी रंगीनी में डुबा रही थी। गुसाई एकटक उसे देखता रहा। दोपहर तो बीत चुकी होगी, लक्ष्मा ने प्रश्न किया तो गुसाई का ध्यान टूटा। हाँ, अब तो 2 बजने वाले होंगे, उसने कहा। उधर धूप लग रही हो तो इधर आजा छाँव में, कहता हुआ गुसाई एक जम्हाई लेकर अपने स्थान से उठ गया। नहीं, यही ठीक है, कहकर लक्ष्मा ने गुसाई की ओर देखा, लेकिन वह अपनी बात कहने के साथ ही दूसरी ओर देखने लगा था। घट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह उसने जाकर जल्दी जल्दी लक्ष्मा का अनाज खप्पर में खाली कर दिया। धीरे धीरे चलकर गुसाई गुल के किनारे तक गया। अपनी अंजलि से भर भर कर उसने पानी पिया और फिर पास ही एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और एल्युमिनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोर कर उसने आग सुलगाई और एक काली पुती बटलोई में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मा की ओर मुँह करके कह गया, चाय का टाइम भी हो रहा, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी है। लक्ष्मा ने उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गुसाई को काफ़ी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा एक 6-7 वर्ष का बच्चा लक्ष्मा की देह से सटकर बैठा हुआ है।
प्रश्न यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लक्ष्मण का बच्चा कितने वर्ष का था। तो कितने वर्ष का था? 6 से 7 वर्ष। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मण ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने को यहाँ भी पहुँच गया। गुसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा उसकी दृष्टि बचाकर माँ से किसी चीज के लिए जिद कर रहा। एक बार झुझलाकर लक्ष्मण ने उसे झिड़क दिया, चुप रहा, अभी लौट कर घर जाएंगे, इतनी सी देर में क्यों मरा जा रहा। चाय के पानी में दूध डालकर गुसाई फिर उसी बंजर घट में गया। एक थाली में आटा लेकर वह गूल के किनारे बैठा उसे गूंथने लगा। मील के पेड़ की ओर आते समय उसने साथ में 1-2 बर्तन और ले लिए। लक्ष्मण ने बटलोई में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर दी थी। 1 गिलास, 1 इनेमल का मग और 1 एल्युमिनियम के मैस्टिन में गुसाई ने चाय डालकर आपस में बांट ली और पत्थरों से बने बेढंगे चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। हाथ का चाय का गिलास जमीन पर टिकाकर लक्ष्मण उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसकाकर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वर में प्रकट की कि गुसाई ना कह सका। वह खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल डिबिया सरीखी रोटियां चूल्हे में खिलने लगीं। वर्षों बाद गुसाई ने ऐसी रोटियां देखी थी जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगर की चपातियां या स्वयं उसके हाथ से बनी बेडौल रोटियों से एकदम भिन्न थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मण के छोटे छोटे हाथ बड़े तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गुसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। किसी काम से वह बंजर घट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन डिब्बों को उठाता रखता रहा। वह लौट कर आया तो लक्ष्मण रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी थी और अब आटे में सने हाथों को धो रही थी। गुसाई ने बच्चे की ओर देखा। वह दोनों हाथों में चाय का मग थामे टकटकी लगाकर गुसाई को देखे जा रहा था। लक्ष्मण ने आग्रह के स्वर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी। मैं तो अपने टाइम से ही खाऊंगा, यह तो बच्चे के लिए। स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा अंधकार हो। ना जी, वह तो अभी घर से खाकर ही आ रहा, मैं रोटियां बनाकर रख आई थी। अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मण ने आपत्ति प्रकट कर दी। यूं ही कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां घर में? बच्चे ने रुआसी आवाज में वास्तविक व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड़ गया। चुप! आंखें तरेर कर लक्ष्मण ने उसे डांट दिया। बच्चे के इस कथन से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई। इस कारण लज्जा से उसका मुंह आरक्त हो उठा। बच्चा है, भूख लगाई होगी, डांटने से क्या फायदा। गुसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु माँ की अनुमति के बिना उन्हें स्वीकार करने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की ओर कभी माँ की ओर देख लेता था। गुसाई के बार बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियां लेने में संकोच करता रहा तो लक्ष्मण ने उसे झिड़क दिया, मर, अब ले क्यों नहीं लेता, जहाँ जाएगा वहीं अपने लक्षण दिखाएगा। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गुसाई ने रोटियों के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ का रखकर बच्चे के हाथों में दे दिया। भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटियां खाने लगा और गुसाई कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसके हिलते हुए ओठों को देखता रहा। इस छोटे से प्रसंग के कारण एक तनाव सा आ गया था, जिसे गुसाई और लक्ष्मण दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबाकर खाते खाते गुसाई ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश में ही मुस्कुरा कर कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। लक्ष्मण ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गुसाई होकर खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा 1 आध रोटी और खा लेता। गुसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी विवशता प्रकट की। ऐसे ही खाने पीने की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता। 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है, आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज ले जाऊंगी कुछ सौदा। हाथ से अपनी जेब टटोलते हुए गुसाई ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, लक्ष्मण ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा।
गुसाई ने जेब से एक नोट निकाल कर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, काम चलाने के लिए यह रख ले, मेरे पास अभी और है, परसों दफ्तर से मनी आर्डर आया था। नहीं नहीं जी, काम तो चल ही रहा है, मैं इस मतलब से थोड़े कह रही थी, यह तो बात चली थी तो मैंने कहा, कहकर लक्ष्मा ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। गुसाई को लक्ष्मा का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रूखी आवाज में वह बोला, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है साला। कितना कमाया, कितना फूंका हमने इस जिंदगी में, है कोई हिसाब? पर क्या फायदा, किसी के काम नहीं आया, इसमें एहसान की क्या बात है? पैसा तो मिट्टी है साला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी, एकदम मिट्टी। ऐसा कह रहे हैं गुसाई। परंतु गुसाई के इस तर्क के बावजूद भी लक्ष्मा अड़ी रही। बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगनाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन निभ जाते हैं जी। पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराए प्रेम से हंस बोल दें तो वह बहुत है दिन काटने के लिए। गुसाई ने गौर से लक्ष्मा की मुख की ओर देखा। वर्षों पहले उठे हुए ज्वार और तूफान का वहाँ कोई चिन्ह शेष नहीं था। अब वह सागर जैसे सीमाओं में बंधकर शांत हो चुका था। रुपया लेने के लिए लक्ष्मा से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ, पर गहरे असंतोष के कारण बुझा बुझा सा वह धीमी चाल से चलकर वहां से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार संकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मा उस ओर पीठ किए बैठी थी। उसने जल्दी जल्दी अपने निजी आटे की टीन से 2-2.5 सेर के करीब आटा निकालकर लक्ष्मा के आटे में मिला दिया और संतोष की एक सांस लेकर वह हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घूमते हुए देखकर उसने हाँक दी। शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था। बांध की ओर जाने से पहले वह एक बार लक्ष्मा के निकट गया। पिसान पिस जाने की सूचना उसे देकर वापस लौटते हुए वह फिर ठिठक कर खड़ा हो गया। मन की बात कहने में जैसे उसे झिझक हो रही हो। अटक अटक कर वह बोला, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गुसाई को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा। वह ना जाने क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है। इस बात की आशंका से उसके मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा। पर गुसाई ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा, कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना, जैसा कि इसने पहले भी सोचा था। पूत परिवार वालों को देवी देवताओं के कोप से बचे रहना चाहिए। लक्ष्मा की बात सुनने के लिए वह रुका नहीं। पानी तोड़ने वाले खेतिहार से झगड़ा निपटाकर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा, सामने वाले पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटा लिए लक्ष्मा अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। वह उन्हें पहाड़ी के मोड़ तक पहुंचने तक टकटकी बांधे देखता रहा। घर के अंदर काठ की चिड़िया अब भी किट किट की आवाज कर रही थी। चक्की का पाट खिसर खिसर चल रहा था और मथाने की पानी काटने की आवाज आ रही थी और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान, सब निस्तब्ध। इस प्रकार ये कहानी है समाप्त होती है। ये प्रश्न इस बार के यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया था कि काठ की चिड़ियों की आवाज़ किट किट और चक्की का पाट खिसर खिसर, मथाने की काटने की आवाज़ छिच्छर छिच्छर आ रहा था, इसमें से क्या सही है, इस तरीके से कुछ प्रश्न पूछा गया था। तो ये कहानी हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, इसमें से इम्पॉर्टेंट तथ्य जो भी हमने बताया अगर आपके लिए वो बेनिफिशियल हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।